नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला प्रश्न पत्र है, बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया, जो पहला पेपर है, उसके सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें प्रश्न नहीं हैं अति लघु के, 30 प्रश्न लगभग हैं, लेकिन एक और वीडियो हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। इन दो वीडियो को मिलाकर जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं 2018, 19, 20, 21, 22 जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न अभी तक के जितने पेपर आए हैं वो सारे प्रश्न एक ही वीडियो में, इस वीडियो में और अभी एक और वीडियो आएगी, इन दो वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में हमने जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे, बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया, तो इससे पहले हमने बहुविकल्पीय प्रश्न देख चुके हैं। अब इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षक की बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? शिक्षक की बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर देखिए, शिक्षक को बालक को समझने के लिए सभी अवस्थाओं का ज्ञान होना ही बाल मनोविज्ञान है। मतलब शिक्षक को बालक को समझने के लिए सभी अवस्थाओं का, बालक की सभी अवस्था जैसे किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, ये सारी अवस्थाओं का ज्ञान होना बाल मनोविज्ञान है। तो अच्छे से क्वेश्चन देखिएगा और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, रुचि का शैक्षिक महत्व लिखिए। रुचि का शैक्षिक महत्व लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, शिक्षण विधि सहायक सामग्री विषय वस्तु को रुचिकर, सरल, स्पष्ट, बोधगम्य बनाने में मदद करती है। ठीक है, शिक्षण विधि जो सहायक सामग्री है वो वस्तु को रुचिकर, सरल और स्पष्ट बनाने में मदद करती है। यही है रुचि का शैक्षिक महत्व। तो रुचि का शैक्षिक महत्व देखिए, अच्छे से देखिए आप लोग भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है? व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है? तो इसका उत्तर क्या है? मानसिक, भावात्मक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक सभी प्रकार से प्रभावी है। व्यक्तित्व विकास में शिक्षा इन सभी पर प्रभाव डालती है। मानसिक प्रभाव, भावात्मक प्रभाव, शारीरिक प्रभाव, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक सभी प्रकार के प्रभाव डालती है। तो ये हमें विभिन्न विषयों पर विचार करने और अनूठे दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में सक्षम भी बनाती है। जैसे जीवन के मुद्दों पर चर्चा करना, छात्र लोगों के समूह में बातचीत करना, और सबसे बड़ी बात क्या होता है, व्यक्तित्व विकास में शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल ढलने और अपनी क्षमता को बढ़ाने में, जैसे हम जिस परिस्थिति में, इससे विपरीत परिस्थिति में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा ही बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है कि हम उस परिस्थिति में ढल सकते हैं। तो बच्चे के व्यक्तित्व विकास पर उसकी शिक्षा का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, बुद्धि की कोई एक परिभाषा बताइए। बुद्धि की कोई एक परिभाषा। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, रॉबिन्स के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है, जो व्यक्ति ने सूझबूझ द्वारा समस्या का समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थिति के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्तज्ञ रूप से सोचने की और अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है। तो बुद्धि क्या है? जो व्यक्ति को अमूर्तज्ञ रूप से सोचने की क्षमता और अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है और नई परिस्थितियों में समायोजन कर सके। तो बुद्धि की यही परिभाषा है कि अपने दिमाग से, अपने माइंड से एक अमूर्तक के रूप से सोचने की क्षमता को ही बुद्धि कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए।
तो इसके उत्तर में लिखा हुआ है शारीरिक विकास में तीव्रता और दोहराने की प्रवृत्ति। तो शारीरिक विकास में तीव्रता क्या है? तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास। ठीक है, शैशवावस्था में शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। शैशवावस्था में जो शिशु है उसका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। इस दौरान शिशु का वज़न और लंबाई भी बढ़ता है, साथ ही वह चलना और कोई चीज़ है, कोई वस्तु, उसको पकड़ना और कुछ बुनियादी शब्द बोलना सीखता है। तो ये शारीरिक विकास और मानसिक विकास हो गया। और दूसरा, दोहराने की प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अधिगमांतरण क्या है? तो उत्तर ये है वो ज्ञान जो एक स्थिति में सीखा हुआ दूसरे स्थिति में सीखे हुए ज्ञान को सकारात्मक प्रभावित करता है, अधिगमांतरण कहलाता है। तो मतलब जैसे कि जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान या कौशल या कोई भी दूसरी चीज़ वो दूसरी नई परिस्थिति में लागू की जा सके, सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे यदि कोई व्यक्ति साइकिल चलाना जानता है तो उसे मोटरसाइकिल चलाना सीखने में आसानी होगी, क्योंकि कुछ कौशल सामान्य हैं। साइकिल चलाने में और मोटरसाइकिल चलाने में कुछ चीज़ें हैं जो सामान्य है। तो जो व्यक्ति पहले से साइकिल चलाना जानता है तो मोटरसाइकिल चलाने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये वही ज्ञान होता है जो एक स्थिति में सीखा हुआ दूसरी स्थिति में सीखे ज्ञान को सकारात्मक प्रभावित करता है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है? व्यक्तिगत अभिप्रेरक। वे प्रेरक जो व्यक्ति अपने खुद के प्रयासों से, खुद के बल पर प्राप्त करता है तो उसे व्यक्तिगत अभिप्रेरक कहते हैं। व्यक्तिगत अभिप्रेरक क्या है? तो व्यक्तिगत अभिप्रेरक जैसे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसे एक विशिष्ट दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसे व्यक्तिगत अभिप्रेरक कहते हैं। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न क्या है? वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है प्रेरणा। प्रेरणा लेकर ही व्यक्ति अपने कार्य करने की, अपना कोई भी काम करने के लिए बाध्य हो जाता है कि वो करे या ना करे। तो इसका सही उत्तर प्रेरणा है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या है। तो प्रश्न नंबर 9 है बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? तो इसका उत्तर है बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की जो अवधि है वो 6 से 12 वर्ष तक की मानी जाती है। शिक्षाविदों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा है। तो बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की जो अवधि है 6 से 12 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है। तो प्रश्न नंबर 9 हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की किन 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की किन 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? तो इसका उत्तर देखिए स्क्रीन पर भी लिखा है, संवेदीय पेशी अवस्था और दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इन 2 अवस्था का जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में वर्णन किया है। तो प्रश्न नंबर 10 तक हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं? तो इसका उत्तर है अधिगम को। सीखना या अधिगम, ये अधिगम एक जर्मन भाषा का एक वर्ड है, एक व्यापक, सतत और जीवन प्रयत्न चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जैसे कि अधिगम किसको कहते हैं? सीखने को। सीखना जो है हमारे ज़िंदगी भर, जब तक हम जिंदा है, ये सीखना
और सिखाने की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। मनुष्य जो है जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है। जन्म से पहले ही इंसान सीखना शुरू कर देता है और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने आप को वातावरण से समायोजित करने का भी प्रयत्न करता है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पावलोव द्वारा अपने प्रयोगों में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? तो उसका उत्तर है, पावलोव द्वारा प्रयोग के संदर्भ अंत में अनुकरण होना पाया गया। जैसे कि पावलोव का क्या प्रयोग था? तो पावलोव का जो प्रयोग था तो हम आपको बता रहे हैं। जैसे पावलोव के कई प्रयोग में कई बार घंटी बजने के बाद भोजन देने की प्रक्रिया दोहराई जाने पर अंत में यह पाया गया था कि केवल घंटी बजने पर ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगती थी। जैसे उन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था कि जब कुत्ते को खाना दिया जाता था तो उससे पहले घंटी बजाई जाती थी। तो धीरे धीरे कुत्ते को यह पता चल गया कि घंटी की आवाज़ पर ही उसको खाना मिलेगा। तो जैसे अंत में ये हुआ, जैसे घंटी की आवाज़ आती थी कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी अपने आप ही। तो भले उसे भोजन दिया जाए या ना दिया जाए। ये एक शास्त्रीय अनुबंधन का एक उदाहरण है जहाँ एक घंटी एक स्वाभाविक उद्दीपक जैसे भोजन के साथ बार बार जोड़ने पर अनुबंधित अनुक्रिया लार आना उत्पन्न कर देती है। उन्होंने देखा कि कुत्तों को भोजन दिए जाने से कुछ देर पहले ही लार टपकती थी। उन्होंने पाया कि जब बार बार भोजन देते समय घंटी बजाई जाती है तो केवल घंटी की ध्वनि से ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाता था, क्योंकि कुत्ते को यह लगता था कि घंटी की आवाज़ पर ही उसको खाना मिलता था। तो ये उनका प्रयोग था पावलोव का। तो अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो देखिए, जैसे उत्तर में लिखा है, बुद्धिलब्धि का क्या है? मानसिक आयु प्लस वास्तविक आयु और 100, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, CAT का निर्माण किसने किया? इसका उत्तर है, CAT का निर्माण लियोपोल्ड बेलाक ने 1948 में किया था। तो ये CAT क्या है? तो CAT ये परीक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसके तो निर्माता जो हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था, लियोपोल्ड बेलाक। तो इसके उपयोग की विधि क्या है? बच्चों को पशुओं के चित्र दिखाए जाते थे। इस CAT निर्माण में बच्चों को पशुओं के चित्र दिखाए जाते थे जिन पर उन्हें कहानी बनानी होती है। ये बच्चों के लिए एक अधिक स्वीकार्य माना जाता है क्योंकि वे इंसानों की तुलना में जानवरों के साथ बेहतर जुड़ते हैं। तो इसका उद्देश्य यही था, बच्चों की आंतरिक भावनाओं, संघर्षों और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को समझने के लिए एक प्रक्षेपी परीक्षण। चलिए ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका उत्तर है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किया था। तो 15 तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो प्रश्न नंबर 16 है, आवर्गीकृत अनग्रुप्ड डाटा प्रदत्त के अंतर्गत विषम संख्या होने पर मध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो देखिए, जैसे उत्तर में लिखा है, m बराबर ब्रैकेट में n+1/2। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो हमारा प्रश्न नंबर 17 है, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज से अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। तो व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व वह आंतरिक और बाहरी विशेषताओं का समूह है जो एक व्यक्ति के सोचने, महसूस करने
और कार्य करने के तरीकों पर निर्धारित करता है और दूसरे व्यक्ति से विशिष्ट बनाता है। तो बहुमुखी यह सामाजिक और मिलनसार और दूसरों के साथ बातचीत करने वाले होते हैं। बहिर्मुखी। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला प्रश्न है, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? तो इसका उत्तर है अच्छे व्यक्तित्व का। संवेगात्मक परिपक्वता, आत्म मूल्यांकन की क्षमता, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, ये एक अच्छे व्यक्तित्व का लक्षण है। सीखने की वक्र में सीखने में उन्नति होना किस रूप में प्रदर्शित की जाती है? तो इसका उत्तर है सीखने के चक्र में सीखने में उन्नति होना वक्र के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। सीखने के वर्ग में सीखने की उन्नति होना वर्ग के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। तो कोई चीज़ सीख रहे हैं, उसमें उन्नति हो रही है तो वो बढ़ रहा है, उसका क्रम बढ़ रहा है तो वो बढ़ते क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 20 क्या है? बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? तो इसको उत्तर देखिए, बालक की वृद्धि के विषय में समस्त विद्वान एक मत हैं, परंतु इस बात को भी सभी स्वीकार करते हैं कि बालक की वृद्धि 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर स्थिर प्राप्त करके रुक जाती है। तो बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर स्थिरता प्राप्त करके रुक जाती है। 25 वर्ष की आयु में बालक की वृद्धि रुक जाती है। तो प्रश्न नंबर 20 तक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, TAT का संबंध किससे है? तो उत्तर, TAT का संबंध व्यक्तित्व परीक्षण से है, जिसका प्रतिपादन मरे एवं मॉर्गन ने किया था। ये एक प्रक्षेपी मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, जिसे विषयगत बोध परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। TAT में क्या होता है? TAT परीक्षण में व्यक्ति को अस्पष्ट चित्र दिखाए जाते हैं और उनसे उन चित्रों के आधार पर एक कहानी बनाने को कहा जाता है। इस कहानी के माध्यम से व्यक्ति के अचेतन विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोणों का मूल्यांकन किया जाता है। इस परीक्षण का उपयोग व्यक्ति के व्यक्तित्व, प्रेरणाओं, स्मृति का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है पूर्वानुभव को संजो कर रखना तथा समय आने पर याद दिलाना ही स्मृति का मुख्य कार्य है। जैसे सूचनाओं को एनकोड करना, संग्रहित करना और फिर आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त करना। ये प्रक्रिया हमें सीखी हुई बात को याद रखने, समस्याओं को हल करने, भाषा का उपयोग करने, परिचित स्थानों में नेविगेट करने के लिए अपने अतीत के अनुभव के आधार पर भविष्य के लिए योजना बनाने में सक्षम बनाती है। जैसे कि हम पहले कोई चीज़ सीखते हैं, कोई आगे जीवन में जाके हमें कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है कि हम ये काम कैसे करें, तो हम जो पिछला सीखे हुए रहते हैं उसमें से ही हमें कोई चीज़ याद आती है, हम वो याद करते हैं और उस समस्या को हल करते हैं। तो ये आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न, सक्रिय विस्मृति से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है सक्रिय विस्मृति का कारण व्यक्ति है, वह स्वयं ही किसी बात को भूलने का प्रयास करके उसे भुला देता है। फ्राइड के अनुसार हम विस्मृति की क्रिया द्वारा अपने खुद अनुभव को स्मृति से निकाल देते हैं। जैसे किसी सीखी हुई या अनुभव की हुई बातों को याद न रख पाना। जैसे कि हम अगर कोई चीज़ बचपन में अगर कोई सीखते हैं, कोई ऐसी चीज़ है और वो बड़े होने पर हम वो चीज़ याद नहीं रख पाते हैं, तो ये विस्मृति है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम भूली हुई या पुरानी बातों को वापस याद नहीं कर पाते। जैसे कि हम कोई चीज़ बहुत टाइम पहले कोई चीज़ सीख चुके होते हैं, लेकिन आगे भविष्य में जाके हमें वो चीज़ नहीं याद आती है। हम लाख प्रयत्न करते हैं कि वो बात हमें याद आ जाए, लेकिन हम उसमें असफल रहते हैं, हम भूली हुई बातों को वापस याद नहीं कर पाते हैं, तो उसको विस्मृति कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो सृजनात्मकता से
क्या आशय है? इसका उत्तर है सृजनात्मकता का अर्थ मौलिकता से लिया जाता है। मौलिकता मुक्त साहचर्य है। सृजनात्मकता में साहचर्य के तत्वों का मिश्रण रहता है। उस कार्य को सृजनात्मक कार्य कहते हैं जिसके कार्य का परिणाम नवीन होता है। जैसे कि हम ये मान सकते हैं नवीन क्रियाओं या नवीन विचारों को उत्पन्न करने की शक्ति या नवीन खोज करने की शक्ति। जैसे किसी के पीछे पीछे न चलकर अपनी एक नई राह बनाने की सोच को ही हम सृजनात्मकता कहते हैं। जैसा कि आपको बताया है कि सृजनात्मकता का अर्थ है नवीन ज्ञान की खोज। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है व्यक्तित्व की परिभाषा लिखिए। व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा। तो मन के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा एक व्यक्ति के ढांचों, व्यवहार के स्वरूपों, रुचियों, अभिवृत्तियों, संघटकों, योजनाओं तथा अभिरुचियों से सबसे अधिक लाक्षणिक संकलन के रूप में भी की जा सकती है। जैसे व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के स्थायी और विशिष्ट तरीकों का एक अनूठा संयोजन है जो उसके जैविक और पर्यावरणीय कारकों का तालमेल से बनता है। यह हर व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाता है और समय के साथ लगभग स्थिर रहता है। हालांकि जीवन काल में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 26, रोर्शा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था? तो इसका उत्तर है रोर्शा परीक्षण विधि को हर्मन रोर्शा ने रोर्शा परीक्षण का आरंभ 1960 में आरंभ किया था। 1960 में रोर्शा परीक्षण का आरंभ हुआ था। किसने किया था? हर्मन रोर्शा ने। तब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? इसका उत्तर है जब पृथक प्राप्तांकों के योग से प्रतिनिधित्व प्राप्तांक प्राप्त करने हो तब मध्यमान का उपयोग किया जाता है। जैसे संख्याओं के एक समूह का मध्यमान होता है जब उन्हें सबसे छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है या वह मान जो डेटा सेट के दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न क्या है? मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। उत्तर कॉर्नर के अनुसार मध्यांक समंक श्रेणी का वह चर मूल्य है जो समूह को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग में सभी मूल्य मध्यांक से अधिक और दूसरे में सभी उससे छोटे होते हैं।